बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की हदायत को पसे पुश्त डालकर पेशावर का दौरा फरमा दिया है और वहाँ उन्होंने कोई मफाद आमा में किसी प्रोग्राम का भी इफ्तिताह कर दिया है और इसके क्या नताइज हो सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है, तो इस पर बात करेंगे। और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम हैं उन पर ऑडियो का, और फिर एक इल्ज़ाम अस्करी अदारों पर भी है, शौकत सिद्दीकी वाला, और फिर राना शमीम वाला एफिडेविट वगैरह, इस तरह के कुछ मामलात। वो सिंध बार एसोसिएशन के सदर जो हैं सलाहुद्दीन अहमद, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गए हैं। वहाँ अटॉर्नी जनरल साहब जनाब एक पार्टी बन गए और गड़े मुर्दे उन्होंने अखाड़े काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने बयान दिया। हालांकि वो अदालती मावन के तौर पर उन्हें तलब किया गया था, सरकार के नुमाइंदे के तौर पर तलब नहीं किया गया था। क्या साकिब निसार और हुकूमत के दरमियान अब भी कोई राब्ते हैं ऐसे, जो आज प्रोसीडिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भारत में जो एक सानिया हुआ है, जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस हैं बिपिन रावत जनरल और उनकी अहलिया, वो दोनों आनजानी हो गए हैं और कुछ 14 लोग थे हेलीकॉप्टर में, जिनमें से 13 जो हैं वो हलाक हुए उस हादसे में। और फिर हमारे जो अस्करी क़यादत है उन्होंने तज़ियत की है उनसे। लेकिन एक अजीब चीज़ यार मैंने देखी है, पाकिस्तान और भारत में, दोनों ममालिक में वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो मैं ट्रेंड देख रहा था, एक तो बिपिन रावत का ट्रेंड चल रहा था और साथ एक कर्मा का ट्रेंड भी चल रहा था। यानी कर्मा यानी कर्मों की सज़ा मिली उसको, अदले का बदला जैसा किया कि यानी उन्होंने एक्सटेंशन ली थी बिपिन रावत ने। एक तरह से उनकी रिटायरमेंट हो गई थी आर्मी चीफ के तौर पर, तो फिर उनके लिए एक नया ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस का। जैसे हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, वैसे ही उनके लिए एक पहली दफ़ा वहाँ भारत में ये किया गया। तो इससे एक सबक भी है कि बिपिन रावत वहाँ तो ज़ाहिर है वो अपने मुल्क में हीरो होंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी वो गुफ्तगू करते थे और अच्छी खासी धमकियाँ शमकियाँ भी देते थे। उनके ख़ास स्टाइल था, उस स्टाइल के हवाले से भी वो मशहूर थे, वो हैट और ये वो। बहरहाल वो आनजानी हो गए हैं, तो उस उनकी ज़ात पर क्या बात करनी है। लेकिन उस ट्रेंड से जो है ना, वो मेरे लिए तो तकलीफ़ दे ट्रेंड है कि जनाब ठीक है, अगर एक्सटेंशन ले ली तो पाकिस्तान में तो 3 जर्नैल जो है वो एक्सटेंशन ले चुके हुए हैं सिविल हुकूमतों से। बाकी खुद अपने आप को जो एक्सटेंशन दी है वो तो बहुत ज़्यादा हैं, 3 वो हैं। जैसे अयूब खान ने खुद को एक्सटेंशन दे ली, लेकिन उससे पहले फ़रोज़ खान नून की हुकूमत से भी उन्होंने एक्सटेंशन ली थी, फिर अपने आप को दोबारा दे ली। ज़िया-उल हक ने एक्सटेंशन देते रहे और ताहयात बल्कि आर्मी चीफ और सदर, और फिर आपके परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और फिर जो सिविलियन गवर्नमेंट से जो दूसरी एक्सटेंशन थी वो कैनी साहब की थी, और फिर तीसरी जो एक्सटेंशन वो कमर जावेद बाजवा साहब। कैनी साहब के हवाले से, बाजवा साहब के बारे में तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन कैनी साहब के बारे में कहा कि कैनी साहब की बड़ी ना एक कहा जा पढ़ा लिखा और बड़ा प्रोफेशनल उन्हें समझा जाता है, लेकिन एक्सटेंशन लेने के बाद उनकी जो मकबूलियत है वो बड़ी बुरी तरह गिरी थी। अब एक एक्सटेंशन के बाद दूसरी एक्सटेंशन के लिए भी लोग भागते हैं, दौड़ते हैं। अल्लाह ताला रहम करे, इसने रखे सब की। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब की हठधर्मी, और इसको आप बदमाशी भी कह सकते हैं कि वो किसी की बात सुनते ही नहीं, ना उनके वज़ीर सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन को तो ख़ास तौर पे उन्होंने अपना हरीफ बनाया हुआ समझते हैं कि जनाब ये अपोजिशन की ज़बान बोलता है, कभी वज़ीर कह देते हैं, कभी ख़ुद उन्होंने वो लिफ्ट ही नहीं करवाई। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो पेशावर हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब 8 दिसंबर के डान में हमने पढ़ा है कि आप जनाब KP में कोई कार्ड के इजरा के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा 4 नवंबर को हमने एक नोटिफिकेशन कर दिया था कि कोई ऐसे मफाद आमा के ये वो कोई मनसूबे मनसाबे जो हैं
वो उनका ऐलान नहीं किया जाएगा जब तक इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं ना, 19 दिसंबर से पहला मरहला शुरू हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें जनाब, और दूसरा उन्होंने एक उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि जनाब सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़रा, मुशीर, मावनीन खसूसी वगैरह वगैरह जो हैं, और लारा सरकारी अहदेदार किसी भी स्कीम का कोई इफ्तिताह वगैरह लोकल कौंसिल में या कहीं नहीं कर सकते। तो वो जनाब उन्होंने इनको कहा था कि जनाब आप तशरीफ़ ना लाएं वहाँ पे, क्योंकि खान साहब ने वहाँ पे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजरा करना था, इफ्तिताह फरमाया उन्होंने। तो वो उनके जो वज़ीर साहब हैं वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये कोई सियासी चर्चा थोड़ा था, ये तो एक कार्ड का इजरा था। और भाई इन्होंने 2 टोक लिखा है कि आप, हमें ये पता चला है कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आप ना आए, सीधा 2 टोक हुक्म है। और आइन के आर्टिकल 220 के तहत ये पाबंद थे उस हुक्म को मानने के, ये उससे हुक्मदूली नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जिद पकड़ी, जिद क्या पकड़ी, बस चले गए। माजी में भी जो इनके, ना सिर्फ ये बल्कि कुछ और, कि माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को वाज का था बड़ा समझने के कानून पसंद रहे हैं, वो भी अदालतों के साथ जो करते रहे हैं। वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वो जो 1996 की जजमेंट थी, 20 मार्च की बड़ी मशहूर जजमेंट है, उस पर अमल नहीं हो रहा था जनाब, कुछ जजों को निकालने वाला, वही जो अल जहाद ट्रस्ट केस वाली जजमेंट जो थी उसमें फिर इन्होंने सजाद अली शाह के साथ फड्डा रहा नवाज शरीफ का। और अब मौजूदा वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन दोनों का नतीजा ठीक नहीं निकला था, ये मैं बताता हूँ आपको। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब मौजूदा हैं, ये उनके साथ फड्डा लगा के बैठ गए। उनके इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो मज़ीद कार्रवाई भी कर सकते हैं। भारत के मसाले देते हैं कि ना, भारत में इलेक्शन कमीशन बड़ा स्ट्रांग है कि एक वज़ीर आज़म ने जाना था कि रियासती इलेक्शन वगैरह हो रहे थे कहीं, तो उन्होंने कहा तुझ नहीं जा सकता, तो फिर उसने बाकायदा दरख्वास्त दी ना, मैंने कैसे शायद मंदिर में इफ्तिताह करना, उनका ठीक है तो जा, उसी जगह पर उतरेगा, उसी जगह से वापस आएगा कोई। अब ये कहते हैं कोई सियासी, ये कार्ड का इजरा जो है ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उन्होंने कहा कि जनाब आप ये जो स्कीम है हम ला रहे हैं, इंश्योरेंस स्कीम, ये आप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो उन्होंने अपने MP MLAs को कहा कि आप लोगों को आगाही दें कि जनाब बड़ी अच्छी स्कीम है, ये लोगों को बताएं। वो कंपेन ही है और क्या है, ये कंपेन ही है, कंपेन का हिस्सा। और मना किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, इसके बावजूद ये गए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो अपने इख्तियारात के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो हिंद अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, जो उनको इख्तियार है। वो मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि उसके पास एक इख्तियार है, तो वो मामला नहली की तरफ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ लोगों को पता होता है कि सानू कहने पूछना ऐसे कर करा के मामला, वो बस ठीक है, देखें इलेक्शन कमीशन कुछ करता है या नहीं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाजार छोटी छोटी नज़र आती हैं, लेकिन बाद में ये एक बड़ा, आप कह लें, तूफ़ान बन जाती हैं। अभी तक जान नहीं छूट रही उनकी, नवाज शरीफ की, वो सजाद अली शाह और ये और वो वगैरह वगैरह जो बातें हो रही हैं, जो पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था साकिब निसार का सजाद अली शाह के हवाले से, वो भी। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर नीला के रूबरू, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सलाहुद्दीन अहमद और एक सीनियर जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उनकी दरखास्तें थीं। तो उनमें यही बातें कि जनाब जो ऑडियो लीक हुई है साकिब निसार की, वो शौकत सिद्दीकी ने जो बार से खिताब के दौरान बात की थी, वो राना शमीम का जो था बयान अल्फी वगैरह, इस पर एक कमीशन बना दे, वो कहते हैं, वकला कहते हैं कमीशन बना दे। इसको जज साहब कह रहे हैं कि ये काबिल समाअत ही नहीं दरखास्त। बहरहाल उन्होंने मावनत के लिए, अदालती मावनत के लिए तलब किया था अटारनी जनरल को। अटारनी जनरल इसमें हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं, और अटारनी जनरल का एक और भी किरदार होता है अदालती मावन का कि अदालत की रहनुमाई फरमाएँ आप क्या है। उन्होंने जनाब कर दिए फुल चढ़ाई। वो उनके अंदर एक जाला जागा है, वो एंडी खान के बेटे हैं ना, खालिद जावेद खान साहब,
तो वो जनाब उन्होंने कहा ये जो दरख्वास्त है ना ये प्रॉक्सी पिटिशन है, यानी कि असल इसके पीछे कुछ और हैं कुछ लोग, उनका मतलब नवाज शरीफ, मरीम नवाज, कि उनकी ये दरख्वास्त है, उनके कहने पे असल में वो हैं पीछे। वो अटॉर्नी जनरल साहब ये अदालत में साफ साफ कह रहे हैं प्रॉक्सी पिटिशन, इसको उन्होंने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो प्रॉक्सी पिटिशन का मतलब यही निकलता है कि ये जो सामने बंदा दरख्वास्त लेके आए ये नहीं है, असल में इसके पीछे कुछ जंग हो रहा है। वो कहते हैं सारी 2017 के मामला के इर्द गिर्द घुमाई जा रहे हैं आप इसको, आपकी जो पिटिशन है इसको तो शुरू करें फिर भुट्टो की फांसी से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से शुरू करें, वो तो रेफरेंस पेंडिंग है, उन्होंने खुद भी कहा पेंडिंग है। और फिर उन्होंने कहा जनाब ये ब्रीफ केसों का क्या चक्कर था सजाद अली शाह का। अब सजाद अली शाह का एक दिन में 2 दफ़ा जिक्र हुआ है। पहले साकब निसार साहब के हवाले से ये खबर आई, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि सजाद अली शाह के हवाले से मैं किताब लिख रहा हूँ कि उनके साथ जो हुआ तो वो जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा जनाब, अथल पथल हो जाएगा या क्या हो जाएगा, ज़मीन आसमान एक हो जाएंगे, ऐसे में हक़ाइक़ सामने लाऊंगा कौम के, ज़ाहिर है उनके खिलाफ। और आज इन्होंने भी जिक्र किया है अटॉर्नी जनरल साहब ने, इन्होंने कहा कि जनाब वो ब्रीफ केस उन दिनों बड़ा पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा ब्रीफ केस के नारे बड़े लगते होते थे। कोयटा बेंच ने जब काम करने से रोका था अपने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को, तो उसके बाद ये बड़ा शोर मचा था कि पैसे चले हैं जनाब, रातों रात शायद रफीक तारड़ साहब पैसे लेके गए हैं, ये क्या हुआ। बहरहाल फिर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ और फिर अदालत पर हमला, बहुत कुछ होता रहा उस दौर में। तो वो कहते उसकी भी इंक्वायरी करें, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि जो इस मुल्क में आमरीत को जायज़ करार देते रहे हैं उसकी इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए ना, उसका भी आप जिक्र फरमा देते थोड़ा सा खालिद जवेद साहब। तो लेकिन उन्होंने वो, मैं अर्ज़ किया ना मैंने कि सजाद अली शाह का 2 दफ़ा जिक्र आया है, साकब निसार ने भी किया है, अटॉर्नी जनरल भी किया है। तो मुझे तो ये लगता है कहीं बैठ के कोई गपशप तो नहीं होती इनकी कि अब भी साकब निसार साहब कोई खिदमात देते हों हुकूमत को। ज़ाहिर बंदे तो ज़हीन थे ना, लायक आदमी थे, आइन और कानून को समझते थे, बंदा बहक तो जाता है, लेकिन वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा ये तरमीम कर लें आप इसमें। अब ये बात समझ से बाहर है कि बात तो हो रही है 2017 के वाक़यात की, उनके हवाले से कमीशन की बात कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि नहीं भुट्टो से शुरू करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से शुरू करें। वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मौजूद है, उसमें बाबर अवान साहब वकील होते थे किसी दौर में, तो वो आप हुकूमत से कहें, उनका जी मैं इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाता हूँ, आप तरमीम कर लें सारे वाक़यात। तो वो जो सलाहुद्दीन अहमद साहब हैं दरखास्तकार, उनका जनाब ठीक है कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि आप इसको माजी तक क्यों लेके जा रहे हैं, गड़े मुर्दे क्यों उठा। वो गड़े मुर्दे खाड़ने का मतलब यही होता है कि मिट्टी पाओ जी छड्डो इनू दब दो मामले नू। वो जैसे जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना संगीन गद्दारी का, तो उस वक्त एक शोर मच गया, बहुत ज़्यादा मचा था कि जनाब तमाम जर्नैलों को पकड़े। वो पता नहीं 600 कितने बंदे बनते थे उसमें, बड़ी लंबी लिस्ट बनती थी उसमें, जो उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस गए जिन्होंने त्यारा कराची में उतरने नहीं दे रहे थे, वो फिर ज़बरदस्ती त्यारा उतरवाया जिन्होंने, वो सारा एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट बनती थी। कई कोर कमांडर फंसते थे उसमें, कई ब्रिगेडियर तक की सतह के अफसर उसमें आते थे, वो दर्जनों, सैकड़ों नहीं तो शायद दर्जनों उसमें लोग आते थे। वो पता है कि सबको पता है कि अगर सबके खिलाफ कार्रवाई हो तो वो कैसे मामले को संभाला जा सकता है, अदालत कैसे संभाल सकती है, इतने बंदों को बजाक वक्त कैसे सजाएं दी जा सकती है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी हुई थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही बंदा है 12 अक्टूबर 1999 वाला जो उनका इक़दाम था, जो कू था, वो तो कहते हैं जनाब रेफरेंडम हो गया, फिर पार्लियामेंट ने उसको जायज़ करार दे दिया, उसको तो तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, फिर जजमेंट के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। लेकिन 2007 में जो उन्होंने पीसीओ के जरिए जजों को फारग किया था, वो एक जो जुर्म है और वो उसमें उन्होंने माना हो कि ये अकेला मेरा का, इसलिए उन्होंने कहा जी अकेले के ख़िलाफ़ ही
रेफरेंस हो गया। साकुमदार साहब ने फरमाया जनाब मैं तो पनामा में था ही नहीं, लेकिन वही आपके असरात तो थे ना, सारा कुछ फ़ोन शून आ रहे थे। उस वक्त के जो रजिस्ट्रार थे अरबाब मोहम्मद आरफ, उनका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो हुकूमती रिकॉर्ड पर। जनाब आपकी डायरेक्शन थी कि जनाब तमाम हदायत आसफ सईद खोसा साहब से लेनी है पनामा से मुतल्लक। तो पनामा को तो वही ऐड कर रहे थे, मेरे अरबाब मोहम्मद साहब जो भी फ़ोन करते थे वो मर्जी की GIT बनती थी और मर्जी के मेम्बरान आगे पीछे हो जाते थे। और वज़ीर आज़म साहब जो भी ये मैंने अर्ज़ किया है कि वो फंस सकते हैं, इसमें पकड़े जा सकते हैं। जो पीछे मैंने जिक्र किया पहले हिस्से में कि वज़ीर आज़म वो जो इलेक्शन एक्ट है उसकी दफ़ा 233 और 234 के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और मैं कह रहा हूँ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। तो वज़ीर आज़म साहब बहरहाल ये बहाने बनने होते हैं, बाज़ औक़ात एमी एक बहाना बन जाता है और पाँव फिसलता है और बंदा दरिया में गिर जाता है। मे भी इस तरह का कोई काम अल्लाह की तरफ से हो रहा हो। बहरहाल वज़ीर आज़म गलती में गलती किए जा रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा तूफ़ान बन जाती हैं। तो इसी तरह का ये, जैसे वो मुशर्रफ साहब जो हैं वो भी जब अदलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने शुरू किया, मुहाज़रा शुरू की, तो फिर रोज़ाना उनसे कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि वो जो दलदल थी उसमें धंसते रहे और फिर आखिरकार जमहूरी हुकूमत के ज़रिए उन्हें घर जाना पड़ गया। तो बंदा कहते ना पंजाबी च किले तो नहीं गड्ढे होंगे, वक्त आंदा हवा चलती आ, बंदा इधर उधर हो जाता। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।